नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले एक अपील। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल यानी यूसुफ अंसारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इसी नाम से मेरे पेज को फॉलो करें। वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस पर अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को पसंद आने पर दूसरों के साथ भी शेयर करें। इससे हमें वीडियो बनाने में और इस चैनल को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व के लिए लड़ाई काफी तेज हो गई है। मायावती, बीएसपी की प्रमुख मायावती, इन दिनों उभरते हुए दलित नेता चंद्रशेखर को लेकर बहुत आक्रामक है। पिछले कई दिन से दोनों के बीच एक वाक युद्ध चल रहा है। मायावती ने कल यानी कि गुरुवार को 2 पेज की एक प्रेस रिलीज जारी करके सीधा सीधा चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से अवसरवादी नेता बताया है, और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि साहब, चंद्रशेखर आजाद उनका और काशीराम का, जो कि बीएसपी के संस्थापक रहे हैं, उनका नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। 2 पेज की इस प्रेस रिलीज में मायावती की बौखलाहट बिल्कुल साफ नजर आती है। उन्हें लग रहा है कि दलित, जो प्रदेश का दलित वोटर है और देश का भी जो बीएसपी का जनाधार है, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ खिसक सकता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद पर काफी आक्रामक मायावती दिख रही है इन दिनों। और जैसा कि उनके ट्वीट और उनके इस प्रेस रिलीज से पता चलता है, इसी प्रेस रिलीज में आगे मायावती ने सवाल उठाया है कि अगर इनको लगता है कि ये मान्यवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये बीएसपी के साथ क्यों नहीं जुड़ते, बीएसपी के साथ ये लोग क्यों नहीं जुड़े और इन्होंने अपनी अलग पार्टी क्यों बनाई। तो मायावती की सारी खुन्नस इस बात को लेकर के है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अलग पार्टी क्यों बना ली है, और उस पार्टी में वो काशीराम का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। तो इससे बिल्कुल ये पता चल रहा है कि मायावती को बेचैनी है कि उनका दलित वोट खिसक रहा है और वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकता है। इसलिए इससे पहले इसकी वजह जान लीजिए कि आखिर मायावती को चंद्रशेखर के खिलाफ इतना आक्रामक होने की जरूरत क्यों महसूस हुई है। हाल के दिनों में चंद्रशेखर आजाद काफी सक्रिय नजर आए हैं। अभी 31 मई को उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी के लीगल सेल की तरफ से आयोजित एक वकीलों का बड़ा सम्मेलन किया, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए नौजवान वकील हैं। उस सम्मेलन में भी, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उस सम्मेलन में भी काशीराम की तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बड़ी तस्वीर लगी हुई है, और चंद्रशेखर उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। इसके बाद अगले दिन 1 जून को लखनऊ में एक प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया आजाद समाज पार्टी की तरफ से। उसमें भी बीएसपी के तमाम पुराने नेता आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े नजर आए। लखनऊ में जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, और इस भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं इस फोटो से आप। तो लगता यह है कि चंद्रशेखर की इस सक्रियता की वजह से मायावती को काफी बेचैनी है, और उनको अब ये लगने लगा है कि वो शायद इतिहास में लुप्त हो जाएंगी। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद पर वो आक्रामक हुई है। 1 जून के सम्मेलन के बाद मायावती ने एक के बाद एक लगातार 3 एक्स हैंडल पर अपने 3 पोस्ट लिखी, और उसमें चंद्रशेखर पर हमला बोला उन्होंने। आप देख सकते हैं, उन्होंने अवसरवादी भी कहा, और ये भी कहा बरसाती मेंढक तक कह दिया। इसके जवाब में चंद्रशेखर ने कुछ टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि साहब, कि अगर दलित नौजवानों को बरसाती मेंढक कहा जाएगा तो ये उनका अपमान होगा। क्या पढ़े लिखे हम जैसे नौजवान बरसाती मेंढक है। उन्होंने हालांकि मायावती के बारे में कहा कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, और मायावती उनके बारे में ऐसी बात नहीं कह सकती। अगर मायावती ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बरसाती मेंढक शब्द का इस्तेमाल किया होता तो मायावती उनका नाम लेती। हालांकि मायावती ने ना अपने ट्वीट में कोई नाम लिया, और ना ही जो प्रेस रिलीज जारी की है, ना उसमें किसी का नाम लिया, लेकिन इशारा साफ है कि वो चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाद में उन्होंने ये बात भी कही अपने ट्वीट में कि जब से उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को
बीएसपी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दोबारा से बनाया है, तब से कुछ लोग बेचैन हैं और उन लोगों की बेचैनी साफ नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, दलित नेतृत्व की लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में चल रही है तो वो मायावती और चंद्रशेखर के बीच चल रही है, और मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया है। तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच ये जंग आगे चलेगी। नेता कौन बनेगा दलितों का, ये जनता तय करेगी, ना मायावती तय करेंगे ना चंद्रशेखर आजाद खुद तय करेंगे। तो ये एक जो रस्साकशी चली है, इसको हमें इतिहास के पस मंजर में देखना होगा कि मायावती का आखिर मायावती और चंद्रशेखर की तुलना अब क्यों हो रही है। क्या मायावती दलित राजनीति में इतिहास बन चुके हैं, और क्या दलितों के नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद में लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं, इसीलिए उनका काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी सक्रियता, उनके पीछे नौजवानों की भीड़ जुट रही है। तो क्या वो भविष्य के नेता चंद्रशेखर आजाद हैं, मायावती लुप्त हो रही है, नेतृत्व उनका खत्म होता जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मायावती के संघर्ष और चंद्रशेखर के संघर्ष में कितना फर्क है, दोनों के हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मायावती ने मायावती ने बीएसपी के गठन के बाद 1984 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, और मायावती ने काफी संघर्ष किया, और बहुत संघर्षों के बाद वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही 2007 में। लेकिन उससे पहले का उनका संघर्ष को याद रखना चाहिए, और उस संघर्ष के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी भी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मायावती ने जो संघर्ष किया, पहला संघर्ष उनका था लोकसभा में जाने के लिए। तो मायावती को लोकसभा में जाने के लिए 4 चुनाव लड़ने पड़े, और चौथे चुनाव में वो लोकसभा में पहुंच पाई थी। तो पहला चुनाव मायावती ने 1984 में कैराना सीट से लड़ा था, उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से, और इस चुनाव में वो 44,000 के आसपास उन्हें वोट मिले थे। और इस चुनाव में कांग्रेस के अनवारुल हसन जीते थे, जो कि मौजूदा सांसद कैराना से जो है इकरा हसन, उनके दादा थे। तो ये मायावती का पहला चुनाव था। दूसरा चुनाव मायावती ने बिजनौर से 1985 में लड़ा। ये उपचुनाव था, बिजनौर के सांसद गिरधारी लाल की मौत के बाद ये उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव की खास बात यह थी कि इस चुनाव में मीरा कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी पहली बार, और रामविलास पासवान 1980 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो बाई इलेक्शन लड़ने वो बिजनौर चले आए थे। और इसी चुनाव में मायावती ने भी इन दोनों को चुनौती दी थी। मायावती को इस चुनाव में 62,000 वोट मिले थे, मीरा कुमार जीती थी, रामविलास पासवान दूसरे नंबर पे थे, और मायावती तीसरे नंबर पर आई थी। यहां से मायावती को एक पहचान मिली, और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। 1997 में हरिद्वार की सीट खाली, 1987 में हरिद्वार की सीट लोकसभा की खाली हुई, तो वहां मायावती ने उपचुनाव लड़ा, और इस चुनाव में मायावती को 1,25,000 वोट के आसपास वोट मिले थे। फाइनली 1989 का जब आम लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बिजनौर से मायावती फिर चुनाव लड़ी, और इस चुनाव में मायावती जीती। उन्होंने तब मंगलराम प्रेमी को 10,000 वोटों से हराया था। लेकिन 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बिजनौर की सीट पर ही मायावती करीब 10,000 वोट से ही मंगलराम प्रेमी से चुनाव हार गई थी। उसके बाद मायावती ने बिजनौर का रुख नहीं किया, बिजनौर उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया। इससे पहले 5 साल बिजनौर में रहकर मायावती ने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशी, और गांव देहात घूमकर, सड़कों की खाक छानकर, जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए एक जमीन बनाई, और बीएसपी के लिए भी एक बड़ा जनाधार तय किया था। तो ये तो था मायावती का लोकसभा में पहुंचने का संघर्ष। अब हम बात करते हैं कि मायावती ने सत्ता के लिए क्या संघर्ष किया। तो 1993 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार जल्दी गिर गई, और 1995 में पहली बार मायावती बीएसपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और कुछ महीनों बाद ही बीएसपी और बीजेपी के बीच कुछ तल्खियां पैदा हुई, और मायावती की सरकार गिर गई। उसके बाद 1997 का चुनाव हुआ। 1997 में किसी को बहुमत नहीं मिला, कुछ दिन राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद बीएसपी और बीजेपी के बीच 6 महीने मुख्यमंत्री रहने का एक लिखित करार हुआ, और यह करार अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम के बीच हुआ था। और इसमें तय हुआ कि मायावती पहले 6 महीने मुख्यमंत्री रहेंगी, और उसके बाद अगले 6 महीने बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती ने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 6 महीने बाद जब कल्याण सिंह की बारी आई, तो उन्हें सत्ता तो सौंपी, लेकिन बाद में समर्थन वापस लेके वो सरकार गिरा, जिस पर काफी बवाल हुआ था। तो 1997 में बीजेपी के समर्थन से मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री। ठीक यही कहानी 2002 में दोहराई गई। 2002 में भी किसी को बहुमत नहीं मिला था, तो बीजेपी
ने मायावती को बिना शर्त समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुछ ही दिन ये सरकार चल पाई, बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। और इस पे भी ड्रामा हुआ था। बीएसपी समर्थन वापस लेने से पहले बीएसपी मायावती ने विधानसभा भंग करने का फैसला किया था, राष्ट्रपति को, गवर्नर को भेज दिया था, लेकिन गवर्नर ने कहा कि ये पूरी कैबिनेट का फैसला नहीं है, इसलिए इसको विधानसभा भंग करने की सिफारिश को नहीं माना था। तो 3 बार मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। और आज मायावती चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाती हैं कि वो दूसरी पार्टियों से सांठगांठ करके लोकसभा में पहुंच गए हैं, वो अवसरवादी है। और जब बीजेपी से बार बार समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बन रही थी, बीएसपी को सत्ता में ला रही थी, वो क्या था? क्या वो अवसरवाद नहीं था? ये सवाल देश की और प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, और मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों के समर्थक भी जानना चाहते हैं, और दोनों को सपोर्ट करने वाला जो उनका वोट बैंक है, वोटर्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आप खुद करें तो वो सत्ता के लिए आपका संघर्ष माना जाएगा, और दूसरा वही काम अगर करे तो उसे आप अवसरवाद की संज्ञा देंगी। तो ये मायावती के बारे में इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये था मायावती का संघर्ष सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन 2007 में मायावती बीएसपी को पूरी तरह बहुमत के साथ सत्ता में लेकर के आई। 200 से ज्यादा सीटें जीती थी, 206 सीटें 2007 में जीती थी। और 2012 आते आते मायावती का यानी बीएसपी का पतन शुरू हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती के नेतृत्व में बीएसपी पूरी तरह हार गई, तीसरे नंबर की पार्टी बनी, 100 से भी कम उसको सीटें मिली। उसके बाद से बीएसपी का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बीएसपी डाउन पे जा रही है। 2012 के बाद अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, 2012 के बाद पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कहीं भी बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, 0 सीट उसकी थी। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 2019 में लोकसभा का। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। इस गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को हुआ, और बीएसपी को 10 सीटें मिली। 2014 में 0 से बढ़कर बीएसपी 2019 में 10 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी फिर 0 पर आ गई, क्योंकि बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, उसका किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं था। तो 2012 में सत्ता से आउट होने के बाद बीएसपी लोकसभा में 0 पर थी 2014 में, और 2024 में फिर 0 पर आ गई है। उसके बाद 2 विधानसभा के चुनाव और हुए। 2017 में जो लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, और करीब करीब 22.23% वोट मिले थे। बहुत कम था, और ये लग रहा था कि बीएसपी पूरी तरह डाउनफॉल पर है। और शायद यही वजह थी 2017 में कि 2019 में बीएसपी को लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब 2022 का विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी पूरी तरह खत्म हो गई, उसका वजूद संकट में आ गया। उसे सिर्फ 1 सीट मिली विधानसभा की, और वोट प्रतिशत उसका गिर के बहुत कम, यानी करीब करीब 9% के आसपास उसका वोट 9% के आसपास उसका वोट रह गया। तो हम कह सकते हैं कि अब बीएसपी मायावती के नेतृत्व में पूरी तरह डाउनफॉल पर है। इसके बाद हम अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष की, तो दोनों के बीच हमें फर्क समझ में आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने पहला चुनाव 2024 में लोकसभा का लड़ा नगीना सीट से, और पहले ही चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। करीब 1.5 लाख वोटों से वो जीते, और पहले ही चुनाव में लोकसभा का मुंह उन्होंने देखा। जहां मायावती को 4 चुनाव लड़ने पड़े लोकसभा में पहुंचने के लिए, वहीं चंद्रशेखर अपने पहले ही चुनाव में लोकसभा में पहुंच गए। इससे पहले चंद्रशेखर ने जरूर 2022 का विधानसभा चुनाव गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था, लेकिन उनका मकसद उस वक्त विधानसभा में पहुंचना नहीं था, मकसद था लोकसभा में पहुंचने का। और अब चंद्रशेखर आजाद अपने पार्टी को देश भर में फैलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में जो अभी अगर हम बात करें तो अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, और बिहार में चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी
के प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए लगातार सक्रिय हैं। और वो बिहार में दावा तो उनका सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का है, लेकिन सब पर अगर नहीं भी लड़ पाएंगे तो ऐसा लगता है कि करीब आधी सीटों पर बिहार में वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अकेले 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी बेचैनी है और बीएसपी में भी बेचैनी है। बीएसपी में ज्यादा बेचैनी इसलिए है कि उनका लोकसभा सदस्य बनने के बाद जो उनका जनाधार है, खासकर दलितों के बीच और मुसलमानों के बीच, वो तेजी से बढ़ रहा है। उनकी सक्रियता काफी ज्यादा है और लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो उनका काफिला बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले सालों में तो 2023 में चुनाव हुए थे कर्नाटक में, उसके बाद चुनाव हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने बड़ी संख्या में चुनाव लड़ा था और एक आकलन ये कहता है कि कांग्रेस को चंद्रशेखर आजाद की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब करीब इन तीनों राज्यों में मिलाकर के करीब करीब 40 से 50 सीटों का नुकसान हुआ था। अगर चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव मैदान में नहीं होते या कांग्रेस के साथ उनका कोई टाई अप गठबंधन हो गया होता, तो शायद कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नहीं हारती। ये डेटा कांग्रेस के पास, कांग्रेस के जो डेटा विभाग है उसने तैयार किया था। इसलिए कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना सीट छुड़वाने की कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस को इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। 2024 में विधानसभा के फिर चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए, झारखंड में हुए और हरियाणा में हुए। इन तीनों राज्यों में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने चुनाव लड़ा और काफी सीटों पर उन्हें अच्छे वोट मिले। हरियाणा में कुछ सीटों पर काफी अच्छे वोट उन्हें मिले हैं, तो ये लगातार उनकी पार्टी का काफिला बढ़ रहा है। जहां तक हम मायावती के संघर्ष की बात करते हैं, तो मायावती ने अकेले संघर्ष नहीं किया, बल्कि मायावती के मार्गदर्शक थे काशीराम, जो कि बीएसपी के संस्थापक थे। और काशीराम ने मायावती की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने अपनी पार्टी का एक राजनीतिक चेहरा बनाया और उन्होंने की पहल पर ही मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और ये उनका सपना था कि वो एक उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे। इस सपने को साकार किया काशीराम ने, और काशीराम ने मरते दम तक मायावती का मार्गदर्शन किया, उन्हें सपोर्ट किया, हर एतबार से उन्हें तैयार किया। तो मायावती के गॉडफादर एक तरह से काशीराम थे। अगर काशीराम मायावती को नहीं तराशते तो मायावती शायद इतनी बड़ी नेता नहीं बन पाती। और यह बात भी है कि जब काशीराम बीमार हुए और लंबे समय तक वो बीमार रहे, तो मायावती ने भी काशीराम की सेवा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। यहां तक कि काशीराम के परिवार से भी उनका इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, मुकदमेबाजी हुई, लेकिन मायावती ने काशीराम का साथ नहीं छोड़ा। अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद बगैर किसी गॉडफादर के राजनीति के मैदान में है और वो लगातार अकेले अपने दम पर सारे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ किसी बड़ी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, और बल्कि दूसरी पार्टियां चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना भी नहीं चाहती हैं। अगर वो गठबंधन करना चाहती तो शायद उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो नतीजे और भी ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते थे। चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ एक सीट मांगी थी, लेकिन उससे वो सीट अखिलेश यादव देने को तैयार नहीं हुए थे। पर हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच की जो ये जंग चल रही है दलित नेतृत्व को लेकर के, तो दलित नेतृत्व किसके हाथ में आएगा आगे चल के, ये देश की जनता तय करेगी। मायावती ने फिलहाल अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जरूर बना दिया है, और मायावती बीएसपी की एक तरह से कहें पूरी तरह से उसकी वो मालिक हैं, सब कुछ है। वो आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती हैं, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती है, कुछ भी बना सकती हैं, लेकिन नेता नहीं बना सकती। नेता बनाती है देश की या प्रदेश की जनता। आज बीएसपी की वो ताकत नहीं है कि मायावती आकाश आनंद को कहीं एमएलसी बनवा दें या राज्यसभा भेज दें। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम 34 विधायक चाहिए, जो कि मायावती के पास आज की तारीख में एक विधायक है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक है उनके पार्टी के टिकट पर जीता हुआ, बाकी पूरे देश में कहीं उनका कोई विधायक नहीं है। तो आकाश आनंद नेता बन पाएंगे, मायावती की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, ये वक्त तय करेगा। उन्हें संघर्ष करना होगा। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मायावती ने उन्हें कई बार बनाया है, कई बार हटाया है, अब फिर बना दिया है। तो
अब लेकिन आगे का रास्ता संघर्षों का रास्ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आकाश आनंद कभी कोई चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है उस चुनावी क्षेत्र में उन्हें चुनौती देने के लिए उनके सामने चंद्रशेखर आजाद कूद जाएं, क्योंकि ऐसा पहले भी राजनीति में कई बार हुआ है। तो आकाश आनंद बीएसपी को आगे बढ़ाएंगे, ये मायावती दावा कर रही है, मंच से दावा कर रही है। चंद्रशेखर और आकाश आनंद भी सड़कों पर तो नहीं उतरे अभी तक। मायावती ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो वो सड़कों पर भी उतरती थी और संघर्ष भी करती थी, लेकिन आकाश आनंद अभी सिर्फ अपने ड्राइंग रूम से राजनीति कर रहे हैं या पार्टी में रैलियों के मंच पर दिखाई देता है, जमीनी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद हर जगह, जहां भी कहीं दलितों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, दलित उत्पीड़न की घटना होती है, मुसलमानों के साथ कहीं उत्पीड़न की घटना होती है, तो चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हैं इंसाफ के लिए, और इसी की वजह से उनके पीछे दलित और मुसलमानों का एक बड़ा जनाधार उनका बढ़ता जा रहा है, जो आगे चल के वोट बैंक में भी तब्दील हो सकता है, उनका वोट का आधार भी बढ़ सकता है। इस मामले में मायावती के भतीजे आकाश आनंद काफी पीछे हैं, और मायावती को यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद बाजी मार के ले जाए और उनका भतीजा पीछे छूट जाए। तो ये तो एक पुराना शेर है ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। तेल किस बात का होगा? राजनीति में हमेशा जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष करते हुए आज की तारीख में चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं, आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की तरह सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसलिए संभावना इस बात की ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित नेतृत्व की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे, इस बात की संभावना ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो जो मायावती का एक रवैया रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में रहा हो या लोकसभा चुनाव में रहा हो, उनकी गतिविधियों से, उनकी एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति कर रही हैं। 2022 के चुनाव में 2-3 फेज के चुनाव तक बीएसपी पूरी तरह निष्क्रिय थी, मायावती कहीं निष्क्रिय नहीं थी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जगह कहा कि साहब बीएसपी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, तब जाकर के मायावती थोड़ा सा सक्रिय हुई थी। तो एक परसेप्शन बन चुका है उनके लिए कि मायावती बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रही है, जो बीजेपी चाहती है, जिससे बीजेपी को फायदा होता है, वो कदम मायावती उठाती है। तो अगर ऐसा है तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में दलित नेतृत्व को लेकर मायावती इतिहास बन जाएंगी और चंद्रशेखर आजाद भविष्य है। ये पब्लिक में ये बात आम हो गई है, ये बात कही जा रही है कि मायावती इतिहास बन चुकी हैं और चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति का भविष्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।